हवा या तेज बारिश या उसमें वो शाखाएं नहीं गिरे। दूसरा पेड़ गिरे नहीं। तीसरा जब फलन होता है तो कई बार आपने देखा है कि बेर की शाखाएं जो कमजोर है और बेर आते हैं तो टूट जाती है या कट जाती है। तो हम शुरुआती नहीं करें उसको पोषण करने शुरू एक या दो साल तक पेड़ में बहुत चला दिए उसके बाद में जो साइड ब्रांचेज है जो मजबूत है तो चारों तरफ से हमें इस हिसाब से शाखाएं छोड़ें और इस हिसाब से काटे कि चारों तरफ एक गुलदस्ता नुमा सेब पेड़ की जाए तो चारों तरफ उसका बैलेंस बना रहे। ये तो बात हुई हमारे पेड़ की तरह, चाहे वो नींबू हो चाहे बेर हो चाहे आम हो, कोई हम पति कर सकते हैं। दूसरी बात जो कुछ पसंद था कि सब कटाई करते थे तो अमूमन हमारे जो बेर की वैरायटियां हैं जो लोगों ने अखिल भारतीय संबंधित फल परियोजना तीन वैरायटी जो अपने क्षेत्र के लिए हम रिकमेंड करते हैं वो है एक तो गोला जो कि जल्दी वाली ये लगभग 15 दिन के बाद उसकी तुड़ाई चालू हो जाती है, उसका निकास भी काफी और वो गोल है स्वाद भी बहुत अच्छा उत्पादन काफी होता है। दूसरी वैरायटी किस्म है हमारी सेव में एक तो उसकी जो केक है उसका आकार है जो हम बाकी सेव खाते हैं फल है जो बोलते हैं उसकी जैसे आकार है वो तीसरी जो हमारी किताब है वो है उमरा जो यहाँ की खोजने विचार करते हैं और दुकान विभाग को कृषि महाविद्यालय योजना का प्राप्त करते हैं। उमरा और भी वैरायटी हैं ये भी हम खोजने चाहते हैं। तो जैसे कि बेर के अंदर फूल अक्टूबर 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक फ्लावरिंग होती है फूल का। अब एक और विज्ञान जो हम बोलते हैं खाना या वो है अक्टूबर नवंबर में फूल आते हैं जो फल मक्खी है वो उसका रस सूखने के चक्कर में वहां पर अंडे दे जाती है। अंडे देने के बाद में वो फल मक्खी उड़ जाती है और वो फूल फर्टिलाइजेशन के बाद में बंद हो जाता है। बंद होने से वो अंडा भी फूल में बंद हो गया। अब वो हैचिंग करने से या गर्माहट पे वो हैचिंग करने के बाद में पंडाल में हमारे अतिथि साहब माननीय बड़ौदा साहब माननीय कुलपति साहब अन्य वैज्ञानिक प्रकार चुके हैं, उनका स्वागत है। हम हमारी बात लगातार जारी रखेंगे। तो उससे संबंधित हम वो फल जो अंडे देती है फल मक्खी अंडे देती है वो अंडे फूड है लार्वा बनते हैं। लार्वा बनने के बाद में वो अंदर के अंदर खाते रहते हैं उस फल को तो लग बनती है और बाद में वो किसी के रूप में बन के उड़ जाती है। तो हमको उसको रोकने के लिए हमें कीटनाशी डाइमेथोएट का जब फूल आए उस समय फूलों पर बना रहे और थोड़े से हमें कुछ कह रहा है हमारी फल चालू करेंगे। मैंने बताया कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी 20 जनवरी तक
अभी ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल क्वेश्चन चलता है कि फार्मर डिफरेंट कंपनी से कैसे अपनी इनकम बढ़ा एक मॉडल है और कई बहुत सारे मुझे लगता है अराउंड 70 और 75 मॉडल इंडिया में इस्टेब्लिश है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। उसमें फार्मर अपने लैंड के हिसाब से एकड़ है 2 एकड़ है उस हिसाब से कर सकता है और अच्छी आगे बढ़ते खिलाना बदलना वैरायटी है 32 हमारा 2000 अपने गाँव प्रोडक्टिविटी था 3 टन और आज के दिन हमारा है 3.9 टन। किसी भी स्टेट का इतना नहीं बढ़ा है और 80% सर हमारी जो राजस्थान की वैरायटी वो राजस्थान में कल्टिवेट होती है। दैट मीन्स इज ए डायरेक्ट इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी जो वैरायटी और 1950 में भी राजस्थान तीसरे नंबर पे था और आज भी इंडिया में तीसरे नंबर पर है। पंजाब हरियाणा राजस्थान के बाद पंजाब हरियाणा को तीनों राजस्थान के 3 ये जो बीमारियां पेड़ में वो जाकर पेड़ मरने का डर है, इसलिए पकड़े शाखाओं को हम पीछे पेड़ के माध्यम से और उस समय शाखाओं की कटाई करते समय हमें ये विशेष रूप में ध्यान रखना है कि हम हमारे कटाई और बढ़िया बढ़िया मोटी शाखा है तो हम ऐसे दोनों बताते और ये राजकीय जो है सर फर्स्ट और ये किसान भाइयों से निवेदन है कि हमारे कार्यक्रम उसके बाद अभी हमारे चने में भी हम बनना करते हैं प्रोडक्शन वाइज और वैरायटी वाइज किसान भाई और ये काबले की नहीं आई वैरायटी ये सब अभी नहीं आई किसान भाई है डॉलर चला करके बहुत मशहूर था। बाद में एक प्रोजेक्ट आया उसमें बहुत सारी वैरायटी अगर आप सीट देखेंगे पहले हम बाहर से इम्पोर्ट करते थे, अब इंडिया में हमारे पास जो इसमें काफ़ी एक्सपोर्ट करने लगे हैं इसको। प्रोडक्शन राजस्थान में काबली का तो है नहीं ज़्यादा, सब ज़्यादा विदेशी का ही है। मध्य प्रदेश में सर पूरा काबली सर हम ग्राउंडनट में हमारा काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। लगा बहुत अच्छा हमारे डेज में द्वारा निकली। इसके अलावा जैसे हम व्हाइट निकाला आज तक हम इस वाली किस्मों के जिससे हमें कम से कम 2 हाइब्रिड बाजरा में आया डेज का। दूसरा हम कार्बोडिफाइड है जिंक और आयरन इसमें प्लस में हमारा देश और प्रोडक्शन माल न्यूट्रिशन होता है महिलाओं और बच्चों में, उसके लिए हम
नहीं हम प्लस रखते हैं, मतलब कि जो पहले इसके जो अपॉइंटेड वैरायटी थी उसके ऊपर कितना चेंज है, स्टैंडर्ड बना रखा हमने कि उसके नीचे वैरायटी हम रिलीज नहीं करेंगे, उसके कंसेंट के ऊपर कितना कैसे किया जा सके, इसलिए हमारे साइंटिस्ट कार्य कर रहे हैं और उनके ऊपर उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए नैनो तकनीक आधारित कुछ कार्य हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। किस तरह से अच्छी तरह किया जा सकता है उसमें हम कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 4 लाख इसके अलावा अभी सही है। हो गया था। पहचानते भी हैं, जिम्मेदारी इनकी है। राठौर साहब नहीं बैठ गया। ऐसे आप कैसे लीजिए इवन सोइंग टाइम जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो प्लस वेदर फोरकास्ट ये हम किसानों को सर 5 दिन पहले इसको एडवांस में और अभी सेवा नई शुरू करी गई है उसमें मोबाइल पे किसानों को दी जाती है सर, जिसमें फार्मर्स फील्ड का वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके उसके हिसाब से वो वेदर बेस्ड इन्फॉर्मेशन और 4 लाख किसान सर मेरे से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर LS राठौर सर इसके फादर के नाम से जाने जाते हैं। जी सर, जी सर, जी सर। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जॉब ले रहे सर, खुद के उगाए हुए हैं इसलिए सर, ये तो हॉर्टिकल्चर वाले हैं सर। बहुत बढ़िया सर, हम कोशिश करते हैं कोशिश करने की चीज़ मैं फूल लगा रहा हूँ आज और कर लिया करके पैसा कुछ नहीं मिलेगा चला जाएगा। नहीं है उसका, ये 20 का आ रही है, ये 20 का आ रही है ना गोपाल लाल जी नहीं आए हैं। दवाई 9 वैरायटी सब कोरिएंडर में डेवलप हुई है, 9 ईच हैंडल की हैं सर, 7 बेनिफिट की हैं सर, 5 जीरे की सर, 3 वैरायटी के प्रपोजल गए हुए हैं सर, नोटिफिकेशन के लिए अभी सबमिट किया जो मीटिंग बेस्ट स्पाइसेस के लिए अवार्ड मिला है। हाँ सर 2015 साल में बेस्ट सेक्टर का अवार्ड है सर। राजस्थान में तो लीड करते हैं और नहीं इस सीडी स्पाइस में कमिटी करते हैं सर एज ICRP सेंटर से। इस बात को लीजिए। रिसीव करो या तारामीरा में सर हमारी यहाँ से 4 वैरायटी विविध होती है सर, बहुत बढ़िया वैरायटी सर, 16-24 जो अभी पाइपलाइन में चल रही है और सारी डिजीज के प्रति रेसिस्टेंट है सर, सबसे बढ़िया तारामीरा में सर हम किंग है। तारामीरा का एरिया कम क्यों पास ये सारा जो भी एरिया कम क्यों हो रहा है सर? बारिश तारामीरा लोग हम कम लगाते हैं सर, वो
में बारिश हो जाएगी, सितंबर तो जरूर लगाएंगे। वो थोड़ा बारिश का ही रहता है सर, मैक्सिमम लेट यदि बारिश हो जाती है तो एरिया इंक्रीज हो जाता है, बारिश नहीं होती तो फिर थोड़ा डिक्रीज होता है। सर अगर एक बारिश उग जाए फिर तो समझ लो पक गए, पर वही वाला है कि एक पानी उस समय बरसना चाहिए कि इसका जर्मिनेशन हो जाए। ये तो दिखाई आया हो गया, ये मेडिसिन प्लांट का के हिसाब से ये कुछ एरोमेटिक में लेमन ग्रास का अमल सूटेबल है इस कंडीशन के लिए, और टावर कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं। ये सर सॉइल टेस्टिंग का है। फोकस पे क्लिक कर दिया अगर सर्टिफिकेट दे दीजिए सर इनको अपना सॉइल टेस्टिंग का। ये इनके नमूने लेके आए पानी चेक करवाने के लिए पोली हाउस का खेती है क्या, बोरिंग का पानी है, फार्म पॉन्ड का पानी है, दोनों चेक करवाने के लिए आया था। बोरिंग वाली कोई एक में फार्म पॉन्ड की है, सॉस है प्लस ये बच्चों की प्रोटेक्ट पेड़ में काफ़ी अच्छा कलेक्शन है और इवैल्यूएशन कर रहे हैं वो टेम्परेचर के लिए कौन सा अच्छा है क्या है, थोड़ा एक वेरिएशन बड़ा हो जाए सर कुछ हमने सीड प्रोड्यूस किया वेजिटेबल्स में, कॉटन गार्ड का किया है, काजू का किया है और लखन किया है। चलिए ठीक है। जैसा ड्रैगन फ्रूट का कल्टिवेशन कर रहे हैं, एक बार हमारा और चार्ट लगाया, कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर, बाकी प्लांट्स हमने बच्चों से कटिंग से बड़े गुड हो जाते हैं। और ये सर हमारे मशीन है आंवला करके मशीन के अंदर उसके होल्ड करने के लिए उसकी एफिशिएंसी, तो उसकी एक मशीन है, ये यहीं पे बनेगी सर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मुरब्बा बनाने के लिए, तो यही कहा सर एक घंटे के लिए आंवला ड्राइंग के लिए सर एक ड्राइंग, ये तो सर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है और ये हैंड, एक घंटे के अंदर 20 किलो इससे हम एक घंटे के अंदर 50 से 60 किलो तक चलो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा। ये स्टूडेंट में है ईयर में सेंटर में बड़ा परिवर्तन है, 50% का किया है। सर एनडीपी का चालू किया है, लाइव एनडीपी डेमो आएगा। एक बार उधर मीडिया का है, ये टाइप कार्ड है, आपके करकम द्वारा ही वाला काम होना चाहिए। साइड जो वहाँ पर
वहाँ भरतपुर में एक गाँव में गया, वहाँ पर नमक पैदा होता था पहले। उन्होंने ग्राउंड वाटर रिचार्ज किया, एक निकरा के अंदर जो ICR का प्रोजेक्ट है उसमें थोड़ा वेल बना के पानी उसके ज़मीन के अंदर भेजना शुरू किया, वाटर रिचार्ज। वो धीरे धीरे पानी इतना डाइल्यूट हो गया अंदर, और अब वो दोनों वंडरफुल होने लगी। ये डेमोस्ट्रेबल सितारा विलेज है, मैं खुद जाके लेके आया। अभी हम नाबार्ड के साथ बड़े एरिया में, हाँ हाँ। तो ये इसमें से पानी पहले यहाँ था, फिर फिल्टर हो जाता है, यहाँ पे मिट्टी वगैरह ले जाती है, फिर इसमें से पानी इस पाइप से इधर आता है, नीचे फिर एक बोरिंग रहता है, उसके अंदर पानी चला। वो क्या डेप्थ क्या है उसकी? वाटर रिचार्ज मतलब रियल महीने में हमने वहाँ देखा कि उसका 10,000 रुपये सर। ये एक सर बटेर पालन का है जी सर, इस बार ये बटेर पालन पे फोकस कर रहे हैं। इसमें जो पोल्ट्री बंद हो गई ना सर, इसमें बटेर पालन का, इसमें कोई टीकाकरण और डिवर्मिंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मुर्गियों में कई बार जैसे कई सारी मतलब बीमारियां आ जाती हैं, तो उससे किसानों का नुकसान हो जाता है। तो ये रानीखेत और फाउल पॉक्स के लिए डिजीज रेजिस्टेंस है। ये हमारा अजमेर का केमिकल है, बटेर पालन में डॉक्टर भट्टे हैं सर। इस अजमेर जो है पोल्ट्री के लिए फेमस था, लेकिन अब क्या धीरे धीरे जो डिजीज आ रही है उसके कारण जो है वो बंद हो रहे हैं पोल्ट्री। अब बटेर के अंदर जो है उसकी रेजिस्टेंस है, तो उससे हम ये देखा कि इसको अपन पोल्ट्री फार्म में और कम एरिया पे अगर किसान इसको कर सकता है, अपने जो है 1,000 बटेर पालता है, 10 से 15,000 महीने की इनकम हो जाती है। क्या मिलती है इसकी 3 महीने? क्या क्या खाने लायक कब हो जाता है? खाने लायक ये 90 दिन में हो जाता है। 60 से 90 दिन के अंदर अपन इसको यूज़ कर लेते हैं। क्या वेट आ जाता है? वेट इसका 80 ग्राम से 100 ग्राम में आता है। 15 दिन का जो है वो अपन किसानों को दे रहे हैं, और 45 दिन का जो है वो अपन परचेज के लिए आगे जो है 1 अप्रैल हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप का। क्या रेट से जाता है? ये 60 रुपये से सर 80 रुपये, 120 अभी अजमेर में 120 में चल रहा है सर। प्रोटीन की मात्रा इसके अंदर बुकिंग हुई आपकी? बिल्कुल होगी सर। नहीं, मैंने कहा बुकिंग हुई करें, हुई है, बुकिंग हो रही है। तो मेले का मतलब तो ये है कि हाँ पीपल विशिंग टू दैट साइड। ये लोकल स्ट्रक्चर है, रखना गर्मियों में खराब हो जाता है थोड़ा सा, तो अगर डिपेंड लेयर पर रखेंगे तो स्टोर। ये हमारा फतेहपुर सीकर का KVK है, मैडम इज हेडिंग है ना। ये इन्होंने रेन वाटर का पानी इकट्ठा करना है तो कर सकते हैं। सीड प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे? यस सर, सीड प्रोडक्शन अच्छा काम होने लगा सर। एक दिन लेके चले। क्या नाम है पहले उनका? सबसे पुराना है अभी तो पहले लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली सीड प्रोडक्शन पार्ट है। सर ये बेल नरेंद्र का फार्मर के यहाँ लगा हुआ है के माध्यम से आई की एंटीयूएटी फैजाबाद के अभी लगे नहीं ना। मैं भी इनको कह रहा था, मैंने कहा ये कहीं और तो नहीं ले आए आप, इतने बड़े तो होते नहीं है राजस्थान। नहीं सर, आपको दिखाएंगे बिल्कुल, अभी लगे हुए हैं। आप फोटो जरा वीडियो बना के भेजिए, अगर इतना है तो बहुत बढ़िया। ये नर्सरी जो फार्मर को बेचते हैं हम ऐसे बना कर। सर ये जोधपुर यूनिवर्सिटी का इन्वेस्टिंग का है। इसकी मेथी देखिए, फोटो ले लो, फोटो ले लो, हाँ पकड़ना इसको, इसमें ले लो हमारे शिरोई के अंदर में ये शॉप होती है, इसको सब ये बताइए ये नई चीज़ है ये सर हमारे के इसकी चाय का चाय बना रहे हैं
हर्बल टी है, इसबगोल है, जीरा है, ये मसालिया है, जिया है, सिनोवा है। काम जोधपुर में ही हो रहा है सर हमारे ये किसान है जोधपुर में नौसर में, उसने सफेद का सिलेक्शन किया है, 1.5 से 2 फीट लंबाई की है, वाइट है। तो ये सफेद नौसर में है, रावलचंद होली की तरह और ये सिरोही के अंदर हमारे पपीता पौधे तैयार करके तैयार करते हैं। ये वाला भी होगा ना? हाँ, यही है, ये गाजर बुआई का है। जी जी ये राजू वास बीकानेर में जो वेटनरी यूनिवर्सिटी ज़्यादा सभी जानते हैं, इसमें बताइए। कंसंट्रेशन सर ये मिल्क कंसंट्रेशन कितना यूरिया और सोडा मिलावट की ग्रोथ के लिए सारे सब वाले युवा में सर सीड स्पाइसेस नहीं, सीड स्पाइसेस तो बात सुनिए। अरे हट जाओ इधर। ये सर मशीन के प्रोडक्ट्स हैं बताइए क्या नया है सबको? बिस्कुट बाजरे के खिलाइए, क्या खिलाना चाह रहे थे आप? देखिए टेस्ट कर देखो, टेस्ट कर सरवानी टेस्ट कर रिप्सी है। दिया गया है क्योंकि आप लोग भी अपने शुरुआती बहुत पहले से करते आ रहे हैं। क्या है सबसे पहले का कि अपना क्या रहता है वहाँ हम एक बगीचे लगाया करते थे। आपको लगाते पुराने में गाँव में पुराने किसान भाई बन गया तो सभी किसान करते हैं। तो मैंने क्या है ये यानी सभी तरह के क्षेत्र में अपने घर के आसपास इसमें अलग अलग यदि चौड़ाई ज़्यादा चाहिए चौड़ाई के हिसाब से हम लोग है तो उसके अलग अलग साइज के हिसाब से
क्योंकि अपने मेहमान भी आते हैं और कुछ भी है हमारे पास हमारी पेड़ है तो हम उसके थोड़े दूर से यात्री बात आने के लिए किसी भी तरह हम फॉलो करते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेहमान भी नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन हमें हमारे स्वास्थ्य का तो विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ जो भी बाहर घूम रहे बाहर बंगाल के अंदर चला रहे हैं तो पोषण का टीका के तहत में, क्योंकि जैसे हम गाड़ी को ईंधन की आवश्यकता होती है पेट्रोल डीजल ऑयल उसी प्रकार के कारण से जो शरीर में बीमारियां होती है उससे हम बच सकते हैं। दूसरा, हम हमारे जो बच्चे हैं छोटे बच्चे पोते पोती बेटे बड़ी छोटे छोटे पैदा होने उस समय शुरुआत के अंदर अगर हम बच्चों को पौष्टिक आहार उपयुक्त मात्रा में प्रोटीन वसा खनिज लवण हम बच्चों को देते रहेंगे तो उनकी नींव है वो मजबूत होगी। नींव शरीर मजबूत होगा तो बीमारियों से जो कोरोना है, कोरोना में उनके द्वारा दिक्कत आई जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है और इसमें भी जानकारी विशेष रूप से डॉक्टर ने जो या तो विटामिन या शरीर से संबंधित जो टूरिज्म फंड बनाने के लिए ये बनेगा। विटामिन सी जिनमें मिलता है जिंक का मिलता है इस प्रकार की दवाएं अचानक से आवरण की मांग शुरू किया है कितने की एक है और यहाँ पर 6 आ रही है 4 रुपये भी आया है आपको दिखाएंगे ना 1 kg ये क्या है अमरूद। ये है कि ये हर साल एक पौधा हर दिन एक पौधा लगाते और 40,000 पच्चीस साल पहले मैं कौन सिंह जी एनवायरमेंट सामने तक अगर बाहर में जमीन मना करती है सांप से टूटी वो मना बताया गया कि 10 दिन तक इसको पानी में डुबो दो। इसलिए एक आंदोलन हुआ पश्चिमी राजस्थान में चित्तौड़ में कितनी महिलाएं पेड़ों को बचाने के लिए बलिदान हो गई। तो पेड़ को प्रकृति का संतुलन करता है। फॉर एग्जाम्पल अभी पशु पक्षी है, अगर ये भी खत्म होते हैं तो सरकार ने कुछ जैसे बाघ के शिकार पर रोक है, वन्य जीवों पर रोक है, पेड़ काटने पर रोक है, वो एक प्राकृतिक संतुलन जो बना हुआ है उसमें 17 सर्टिफिकेट है वो बना रहे हैं। और एग्जाम्पल अगर ये आप बगीचे में लगाएंगे या काटेंगे तो आपको ये लगता है कि हमारे किसी बेटी को पौधा ही नहीं होने मिलेगा, उसको कौन ला के देगा बाजार से? पर वो भी उसका तरीका मिलता है। मैं यही कह रहा हूँ बड़ा है वो नुकसान करते हैं, लेकिन कुछ हम उनको बैलेंस करेंगे, लगाएंगे, वृक्षारोपण करेंगे तो वो आप मजदूरों को कुछ खाना भी डालते हैं, वहां पे पेड़ लगाएंगे तो वो पेड़ कुछ जानवर हमारे माननीय अतिथि जी बड़ौदा साहब पदार्थ हैं। सभी किसान भाइयों से जो बाहर पंडाल के हैं उनसे मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, कृपया करके सभी किसान भाई पंडाल में पधारने का कष्ट करें
किसान सभी जो वॉलेंटियर्स एनसीसी है, वो बाहर से जो भी किसान भाई है वो अपना अपना स्थान कर रहे। माननीय पदोदा साहब, माननीय कुलपति महोदय साहब, सभी हमारे अतिथिगण पधार चुके हैं। नमस्कार, सुप्रभात एवं हार्दिक अभिनंदन। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय पद्म भूषण डॉक्टर आर.एस. परोदा जी, पूर्व महानिदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रसार के पूर्व महानिदेशक, उनके साथ पधारी गई मिस परोदा जी, विशिष्ट पूर्व महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान संस्थान में भारतीय साहित्य निधि प्रोफेसर लक्ष्मण जाटौड़, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, कुलपति व निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, माननीय कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर जय संधू साहब, आदरणीय श्रीमती सुरेंद्र कौर संधू मैम, कुल सचिव महोदया श्रीमती अलका बिश्नोई, निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर सुदेश कुमार, अधिष्ठाता एवं संकाय अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. गुप्ता, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, निदेशकगण, विभागाध्यक्ष, वैज्ञानिक, शैक्षणिक व अशैक्षणिक कर्मचारीगण, विभिन्न स्थानों से पधारे गए कृषक एवं काश्तकार, सम्मानीय महिला कृषकगण, प्रेस व मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 5 दिवसीय कृषि वैज्ञानिक संगोष्ठी एवं तकनीकी प्रदर्शन के दूसरे दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की वंदना से करते हुए मैं मंच पर आसीन सभी महानुभावों से निवेदन करती हूँ कि मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रथम समरो मात सरस्वती, हे वरदायिनी मधुर वाणी दे, शुद्ध बुद्धि दे, मधुर स्वर दे मां। फेसबुक है आप बना रहे हो लगा देंगे आप। नो सर नो ये लगा इधर लग जाए। प्रथम समरो मात सरस्वती, हे वरदायिनी मां, मधुर वाणी दे,
जाएगा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने माननीय कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर जय संधू साहब से आग्रह करती हूँ कि वे परम आदरणीय मुख्य अतिथि पद्म भूषण प्रोफेसर RS परोदा जी का स्वागत उन्हें पुष्प भेंट कर व उपरना पहनाकर करें। सर एक मिनट सर इधर घूमो। शिक्षा प्रोफेसर सुदेश कुमार से अनुरोध करती हूँ कि आप कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर LS राठौड़ साहब का अभिवादन पुष्प भेंट कर उपरना पहनाकर तथा साफा पहनाकर करें।
शिक्षा से पुनः अनुरोध है कि वे माननीय कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय प्रोफेसर जे संधू साहब का अभिवादन उन्हें पुष्प भेंट कर अब मैं कुल सचिव महोदया श्रीमती अलका बिश्नोई जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती सुरेंद्र कौर संधू मैम का स्वागत उन्हें पुष्प भेंट कर करें। हमारी कुल सचिव महोदया मैडम श्रीमती अलका बिश्नोई का माल्यार्पण कर स्वागत करें। शुभारंभ के लिए अब मैं आमंत्रित करती हूँ निदेशक प्रसाद शिक्षा डॉक्टर सुदेश कुमार को कि वे यहाँ पधारे एवं अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। डॉक्टर सुदेश कुमार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय पद्म भूषण माननीय RS पड़ौदा साहब, पूर्व निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय लक्ष्मण सिंह जी राठौर, पूर्व निदेशक भारतीय मौसम विभाग। हमारे बीच में उपस्थित आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। हमारे बीच में उपस्थित मैडम सुरेंद्र कौर जी, पत्नी हमारे कुलपति महोदय जी की, और हमारे डॉक्टर AK गुप्ता जी, अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय जोमनेर, हमारे कुल सचिव महोदय बिश्नोई मैडम, कुल सचिव हमारे श्री कल्याण कृषि विश्वविद्यालय जोमनेर। हमारे बीच में उपस्थित सभी डीन डायरेक्टर्स, प्रोफेसर, किसान भाइयों, महिलाओं, बच्चों। आज हमारे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण के अंदर तीन महान विभूति, जिनके वजह से हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमारे बीच के अंदर मौजूद है। मैं सभी किसान भाइयों से, हमारे साथियों से चाहूंगा एक बार सभी लोग आप तीनों दिनों के लिए तालियां बजा के जोरदार स्वागत करें। ये वास्तव में एक बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज तीनों दिने हमारे इस पावन धरती के ऊपर आपके पैर पड़े हैं और निश्चित तौर से इससे हमारे कॉलेज को, हमारे विश्वविद्यालय को ख्याति प्राप्त होगी और आपसे नई दिशा मार्गदर्शन हमको मिलेंगे। मैं माननीय हमारे पड़ौदा साहब, जो कि यहाँ से हमारे जोमनेर से आपका काफी लगाव रहा है, आपने शुरुआत सर्विस की अपनी नौकरी मेरे ख्याल से सर ने यहीं से की थी, तो इसका आपका तो बहुत ही ज्यादा हमारे विश्वविद्यालय से लगाव है। सर, आपका हमारे प्रांगण के अंदर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। लक्ष्मण सिंह जी जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं, माननीय लक्ष्मण सिंह जी, जो कि हमारे इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी भी रहे हैं और आपने पूरे इस कॉलेज का नाम पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में रोशन किया है। तो मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आज हमारे बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच के अंदर प्रोफेसर संजीव शर्मा जी, जो कि कुलपति हैं, हमारे निदेशक एंड कुलपति हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के, हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपसे हमें कई नई जानकारियां मिलेंगी। हमारे यहाँ जो भी आयुर्वेद, जो हमारे यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स हम लोग लाते हैं, उसके बारे में आप लोग कई जानकारी हमको प्राप्त होगी और निश्चित तौर से आपके साथ सहयोग करके
हमारा विश्वविद्यालय, हमारा कॉलेज आगे बढ़ेगा। सर, आपका भी हमारे प्रांगण में बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में आज हमारे मैडम सुरेंद्र कौर भी हमारे यहाँ मौजूद है। मैं मैडम आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने समय निकाल के हम लोगों का उत्साहवर्धन किया और आप यहाँ पधारे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैडम के लिए भी एक बार बहुत जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि ये मैडम का इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर के प्रति। मेरी एक मुलाकात हुई, लेकिन मैडम की इच्छा थी कि मैं काफ़ी उनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो, काफ़ी वो अपने घर पे भी बायोडाइवर्सिटी पार्क और कई चीज़ें आपने डेवलप की है। तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपके ही प्रांगण में मैं आपको कर रहा हूँ। अशोक गुप्ता जी हमारे अधिष्ठाता हैं, जो हमारे साथी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सभी जो किसान भाई हमारे यहाँ मौजूद हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मैं उम्मीद करूंगा किसान भाई, आज हमारे जो यहाँ पे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं, ये लोग जो बात कहें उसकी एक एक वाणी की आप लोग ध्यान देना, उसको सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, क्योंकि इनके मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य हमारे लिए बहुत बड़ा है, जिससे हमको कोई नई दिशा और मिल सकती है, हम लोग नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से, हमारे विद्यार्थियों से, प्रोफेसर सभी से निवेदन है कि आप लोग यहाँ पे सब उसका विशेष रूप से ध्यान दें, उनकी बातों को ध्यान से सुने, और एक बात यदि आप साथ में जाएंगे तो निश्चित तौर से हमको सफलता। एक बार मैं पुनः हमारे सभी जो साथी यहाँ पे मौजूद हैं, जो किसान भाई मौजूद हैं, विद्यार्थी मौजूद हैं, और हमारे अतिथियों का पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मैं हमारे कुल सचिव महोदय का भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने भी वक्त निकाल के हमारे बीच के अंदर उपस्थित हुई है। तो मैं पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ये हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि आज हम विश्वविद्यालय द्वारा पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान करने जा रहे हैं। मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर जय संधू साहब से निवेदन करती हूँ कि आप पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा जी को मानद उपाधि देकर सम्मानित करें। पहले माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है कि वे पहले साइटेशन का वाचन करें हम सभी के समक्ष, उपरांत डिग्री प्रदान की जाए। धन्यवाद मैडम गौड़। हमारे मंच से आज के कृषि मेला के द्वितीय दिवस के मुख्य अतिथि अति सम्माननीय पद्म भूषण सुशोभित डॉक्टर RS परोदा जी, और उन्हीं के साथ हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर, जो पूर्व महानिदेशक रहे हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत सरकार, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी। और क्योंकि हम कोविड काल से गुजरे हैं, आयुर्वेद से जुड़े हुए बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा जी, और उनको जो गौरव प्राप्त है कि उनका जो NIT से उसका दर्जा जो है आज यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से बना है। माननीय प्रधानमंत्री साहब ने उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। डेफिनेटली जो इन्होंने कार्य किया होगा उससे जो है उसको उस दर्जे पर पहुंचे हैं। डॉक्टर शर्मा जी, आपका विश्वविद्यालय में बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथी एडमिनिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार मैडम श्रीमती अलका बिश्नोई जी, डॉक्टर सुदेश कुमार, डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन, डॉक्टर AK गुप्ता, डीन एंड फैकल्टी चेयरमैन, मैडम सुरेंद्र पालकर, और मंच के सामने उपस्थित हमारे डीन, डायरेक्टर, प्रोफेसर,
और अति प्रिय हमारे किसान भाई, मीडिया के लोग जिस किसान मेले का पूरा जो है कवरेज कर रहे हैं, हर बात को नोट कर रहे हैं, मेरे लिए अत्यंत आज गर्व की बात है जो आज मंच पे जो हस्तियां विराजमान हैं। शायद ही इतना बड़ा कोई मंच, इतना सुशोभित मंच पीछे हिस्ट्री में इसकी यूनिवर्सिटी में रहा होगा, जितने की तीन बड़ी बड़ी हस्तियां जो है आज हमारे मंच पे हैं। ये सारी हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है और हम इन सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना टाइम निकाला। सर आपका बहुत बहुत यहाँ पर स्वागत। डॉक्टर परोदा साहब के जो पूरे विश्व में जो एग्रीकल्चर को दिशा और दशा दी है उसके लिए वो जाने जाते हैं और आईसीआर में जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसके बिल्डर गिने जाते हैं और इस तरह से पूरे विश्व में इनका जो है एग्रीकल्चर में इन्होंने जो अपना कार्य किया है वो हर जगह पर उसको सराहा गया है। और इतना ही नहीं, हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि हमारे प्रदेश से आते हैं, हमारी जो पहली कृषि नीति जो है वो इनके चेयरमैनशिप में बनी, वो भी हमारे लिए एक अत्यंत गर्व की बात है। और उन्हीं के साथ में हमारे राठौर साहब, भले ही इनसे मुलाकात हमारी दिल्ली में हुई, बाद में पता चला कि हम एक ही प्रदेश से आते हैं, ये मेरे लिए महान और फक्र की बात है। और इतने सहज और सरल आदमी हैं, हमारा निवेदन जो है तुरंत स्वीकार करते हैं। एक दो मंच में हम इकट्ठे साथ हुए हैं। इनका दिशा निर्देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का जो वो तो पहले भी चल रहा था, लेकिन गति तेज हुई है, उसको धीमा कैसे किया जाए, तो उसमें जरूर इनके प्रयास, इनकी जो एडवाइजरी है पूरे वर्ल्ड में जो जहां पर ये बहुत सारी बड़ी कमेटीज के मेंबर हैं, तो उसमें इनके सुझाव जा रहे हैं और डेफिनेटली हम इस जलवायु परिवर्तन की गति को कम करने में जरूर सहायक होंगे। सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि मैं बताया कि डॉक्टर संजीव शर्मा जी, और मुझे भी मौका मिला इनका संस्थान देखने का, क्योंकि एक अस्पताल होने की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पर चलती हुई मैंने देखी है। इनके साइंटिस्ट लगे हुए हैं और एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। और क्योंकि अभी कोविड के दौरान जो पर्टिकुलरली जो मेडिसिन हमारी आयुर्वेदिक जो प्रणाली है चिकित्सा की, उसको बहुत बड़ा बल मिला है और उसको आगे ले जा रहे हैं, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। और आज हमने इनको इनवाइट किया कि आप, क्योंकि कृषि में हमने बहुत सारा कार्य किया है, हम खाद्य सुरक्षा कर दी है, पोषण सुरक्षा की तरफ है, और डेफिनेटली जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है या हेल्थ सिस्टम है उसको ऐसे कैसे स्ट्रांग बनाए उसके प्रयास कर रहे हैं। तो ये तभी संभव होगा कि जैसे हमारे और संस्थान जिनके साथ हम सहयोग करके साथ बैठकर काम कर सकते हैं, उस दिशा में इनका यहाँ पर आना बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और आप सबको पता होगा कि हमारा कन्वोकेशन नवंबर 24 2020 को हुआ था, वो ऑनलाइन कन्वोकेशन हुआ था। उसमें हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा जो सिफारिश करने के बाद हमारे कुलाधिपति गवर्नर साहब ने डॉक्टर परोदा साहब को डॉक्टर ऑफ साइंस का डिग्री प्रदान किया था, क्योंकि वो इन पर्सन नहीं था। कि मैंने सोचा कि आज ये मौका है और हमारे साथी जो इतने जो स्टेज पर विद्यमान हैं उनकी प्रेजेंस में हम उनका साइटेशन दोबारा आपके सामने पढ़े और उनको जो है इन रियल बोर्ड में हम उनको अब आज उनका साइटेशन प्लस डिग्री आज इस मंच से दे पाए। तो इनका जो साइटेशन है तो इंग्लिश में, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। इट इज ए ग्रेट ऑनर टू प्रेजेंट Padma Bhushan Dr. Rajendra Singh Paroda, Chairman, Trust Advancement of Agricultural Sciences, TAS, and former Secretary there, and Director General, ICR, New Delhi, for the award of Doctor of Science honoris causa
Dr. Paroda was born on August 28, 1942 at Ajmer, Rajasthan, having obtained his master's degree in genetics and plant breeding, securing gold medal from the University of Udaipur and doctoral degree from prestigious Indian Agriculture Research Institute, New Delhi. He went on a Commonwealth postdoctoral fellowship to the University of Wales, UK, despite an opportunity to stay in the green pasture. He preferred to return and serve his own country. Beginning his career as a forage breeder at Haryana Agricultural University, Hisar, he went on to become one among those who made the history as a visionary leader, architect of more than 30 national research institutions, policy advisor, able educator, excellent networker, and above all, a humble human being. Dr. Paroda modernized the National Agriculture Research Institute while serving as a Director General Indian Council of Agriculture Research from 1994 to 2001, a real happening and most glorious period for the agriculture sciences in the country. A unique National Agriculture Technology Project, NATP, of the World Bank was conceived and negotiated by him to reorient the Indian agriculture research, education and extension system to meet the new challenges that enable the country to sustain the gain of green, white and blue revolution and avant-garde for his time in India. Dr. Paroda is best known for establishing the National Gene Bank in New Delhi, the world's second largest housing more than 4 lakh valuable accession of different crops, beside the state-of-the-art National Agriculture Science Center, a prestigious home today for major national and international scientific activities built by him. Houses also the National Academy of Agriculture Sciences. Around a dozen of CGIAR international centers are there. Away from the home, he made enormous contribution towards the genetic resources conservation in all 8 countries of Central Asia and Caucasus. His invaluable services were rightly recognized by naming the Gene Bank after Dr. Paroda by the Agriculture Research Institute, Kazakhstan, and by the ICRISAT, Hyderabad. He was also instrumental in facilitating the regulatory testing and release of BT cotton, undeterred by those opposing on non-scientific grounds, which ultimately led to the cotton revolution in India, befitting the million of smallholder cotton farmers and the nation. His scientific leadership has been recognized at the national and international levels as occupied coveted position of founder chairman of the Global Forum on Agriculture Research, GFAR, based on FAO Rome, Executive Secretary of the Asia Pacific Association, Agriculture Research Institution, APARI, FAO Bangkok, which he ably served the 22 years, chairman of ICRISAT governing body, member of several statutory bodies of CGIAR, Journal, President of Indian Science Congress, and President of National Academy of Agriculture Sciences, presently as a founder, chairman of Trust for Advancement for Agriculture Sciences, New Delhi. He is actively engaged in the policy advocacy and the public awareness so critical for reaping the benefit of the science to the society. Not restricting to the scientific fora, Dr. Paroda, as a former chairman of Haryana Farmer Commission, as a member of Rajasthan Planning Board, was the instrumental in drafting and adoption of state agriculture policy for both the states. Dr. Paroda is a fellow of most of the science academies in India,
fellow of Third World Academy of Sciences, Russian Academy of Agriculture Sciences, Crop Science Society, and Agronomy Society of America, to name a few. He has been conferred honorary doctorate degree by 18 academic institutions in India and abroad. He also has been conferred with several national and international awards, including the prestigious Padma Bhushan by the Government of India in 1998 in the recognition of his inspiring agriculture research leadership. Today, he stands as an epitome for self-motivation, professionalism, tenacity, collective action, humility, and a visionary extraordinary admired for his ability to build the institution and a relationship and collaboration with equal punch of the betterment of rural community and humanity at large. On the recommendation of Academic Council and Board of Management of Shri Karn Narendra Agriculture University, and with the approval of Honorable Governor, I consider it is a unique prerogative to recommend the Dr. Paroda for the award of Doctor of Science, to which I may pray to be admitted. सर ये एडमिशन जो ऑनरेबल गवर्नर साहब ने इनको 24 नवंबर को एडमिट हो गया था, और इट इज ऑनर फॉर आवर यूनिवर्सिटी to honor such a tall personality in our university. I think this is a great honor and a great occasion to give by on stage. We can present him with a citation as well as the degree. I request to my all colleagues on the bench to ऐसी महान विभूति को अपने बीच पाकर हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय कुलपति महोदय एवं अन्य महानुभावों से अनुरोध है कि पद्म भूषण डॉक्टर आर.एस. परोदा जी को डॉक्टरेट मानद उपाधि देकर सम्मानित करें। सभी का बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच पे पुनः आमंत्रित करना चाहूंगी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को, जिन्होंने अल्प अवधि में अपने विस्तृत ज्ञान, अनुभव एवं प्रभावी कार्यप्रणाली से विश्वविद्यालय को एक नई दशा व दिशा प्रदान की। माननीय कुलपति महोदय से निवेदन है कि वे अपना उद्बोधन दें। आज के जो मुख्य अतिथि डॉक्टर आर.एस. परोदा साहब पद्म विभूषण 13 सितंबर को इस फाउंडेशन डे पर अभी आपने पधार कर हमारी यूनिवर्सिटी का मान बढ़ाया था, और आपने उस मौके पर हमें बहुत सारे दिशा निर्देश दिए जिन पर हम कार्य कर रहे हैं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कही थी वो हमने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को पहुंचा दी है कि विश्वविद्यालय में अभी सिर्फ एग्रीकल्चर के ही कॉलेजेज हैं और उनका डाइवर्सिफिकेशन कुछ और कॉलेजेज होने चाहिए। तो उस संबंध में हमने 3 कॉलेजेस का प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट को भेजा है, जिसमें कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर साइंसेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड डेयरी साइंस, 3 डिफरेंट कॉलेजेस का प्रपोजल हमने भेजा है। और आशा है कि 24 फरवरी को जो बजट होगा तो आशा है कि कहीं ना कहीं हमारी इस मांग को ध्यान में रखा जाएगा, आशा करते हैं पूर्ण। और इसी के साथ साथ सर आपने पूरे कैंपस का भ्रमण करके हमारे साइंटिस्टों का जो मनोबल बढ़ाया था और लगातार उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और उसी का मैं एक नतीजा आपको बताऊं
कि हमने अभी जो रिसर्च पब्लिकेशन है उनका थोड़ा सा एनालिसिस किया है। 2018 में हमारे पब्लिकेशन जो थे सभी तरह के रिसर्च में 80 के आसपास थे। 2019 में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई, 90 हो गए, और 2020 में ये पब्लिकेशन 180 हो गए। तो ये एक अपने आप में मैं बहुत समझता हूँ कि आपके आने से लोगों को, साइंटिस्टों को इंकरेजमेंट मिला और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक द्योतक है कि जैसे महान हस्तियां जब महान साइंटिस्ट विजिट करेंगे और उसके साथ और सारे बहुत लोग भी आए हैं, तो डेफिनेटली ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है और उसी का नतीजा है कि आज हम किसान मेला ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। अगर हमने कोई रिसर्च करके नया कोई टेक्नोलॉजी या कोई वैरायटी या कुछ चीज बनाया है तो किसानों के पास पहुंचे और उसका लाभ उठाएं, और उसी की आशा लेकर जितने मेरे किसान भाई जहाँ बैठे हुए हैं वो इसी आशा से आए हैं कि इस किसान मेला से हम कुछ ना कुछ सीख के जाएं, कोई नई चीज लेके जाएं, कोई नया धंधा सीख के जाएं, ताकि जो है अपनी आमदनी बढ़ा सके, अपने कामकाज बढ़ा सके। और मुझे बहुत हर्ष है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारी बहनें बेटियां जो हैं वो भी इसमें शिरकत कर रही हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने टाइम निकाला और आज के मेले में उपस्थित हुए, और डेफिनेटली और ये विश्वविद्यालय आपको कभी भी निराश नहीं होने देगा, क्योंकि हमारे सरपरस्ती इतने बड़े बड़े लोगों की है। तो हम डेफिनेटली अपने जो ऑब्जेक्टिव और जो अचीवमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे, जो हमारे टारगेट है उसकी दिशा में आगे बढ़ेंगे। और ये किसान मेला हर बार एक नई दिशा में नए आयाम लेके आएगा, और विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए जो है यहाँ का हर साइंटिस्ट उसके लिए वचनबद्ध है, उसकी आगे बढ़ रहा है। और मानिए जैसे कल गर्ग साहब ने कहा कि ये इंस्टीट्यूशन जो है रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर अच्छी अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी यहाँ पर हमारे आ रहे हैं मेले में वो हमें एक ही तरफ प्रेरित कर रहे हैं कि आपसे हमारे किसानों को बहुत आशा है और उन आशाओं पर हमें पूरा उतरना है, नया कार्य करके दिखाना है। नए जो हमारे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनसे हम कुछ ना कुछ जो बदलते हुए जलवायु परिवर्तन, जहाँ कुछ नए चैलेंजेज आ रहे हैं, चाहे वो टिड्डी है, चाहे लो कास्ट है, जहाँ वो दीमक है, या कोई और समस्या जो समय समय पर आ रही है, उन सब का हल निकाल कर हम किसानों को दें और उनके साथ खड़े हों। और यही मैसेज जो है कल हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने दिया, और आशा करते हैं कि जैसा उन्होंने भी कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब भी मेले में शामिल होना चाहते थे, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाए, पर आगे है, हो सकता है कि 26 तारीख को हमारा वो भी आग्रह पूरा हो जाए, वो भी हमारे किसान मेला के हमें सरपरस्ती दें और दिशा निर्देश दें ताकि हम उसके आगे बढ़े। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं बात अपनी यही खत्म करता हूँ पूरे, और मैं आज के दिन को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हमारे बीच में आई हैं, और इस विश्वविद्यालय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः सभी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज सभी लोगों ने टाइम निकाला हो, हमारे बीच पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रेरणादायी उद्बोधन व मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं मंच पर आसीन सभी महानुभावों से अनुरोध करती हूँ कि वे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए कुछ तकनीकी प्रकाशनों का विमोचन करने की कृपा करें। इसके लिए सर्वप्रथम आपके समक्ष प्रस्तुत है स्टूडेंट स्टडी प्रोग्राम एट अ ग्लांस 2021, जिसके लेखक हैं डॉक्टर BS बदाला, डॉक्टर KC शर्मा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह एंड मिस्टर तरुण कुमार मीना। आप सभी से अनुरोध है कि आप मंच पर पधारने की कृपा करें। कृपया तालियां बजाकर सभी का उत्साहवर्धन करें। भाई
भाई तू तो ठीक थे बंदे रे वैसे मैंने अच्छा काम लगा अब तो अगर मैं तो फुल जोन फुल हमारा दूसरा प्रकाशन है कैसे करें मूली की वैज्ञानिक खेती, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर रविंद्र पालीवाल, डॉक्टर आर के बारवी, डॉक्टर संतोष देवी सामोता। सभी से निवेदन है कि वे मंच पर उपस्थित हों। हमारा तीसरा प्रकाशन है गाजर रास का समन्वित नियंत्रण, जिसके लेखक हैं डॉक्टर श्वेता गुप्ता, डॉक्टर सीमा शर्मा, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद दारोगा। सभी से अनुरोध है कि वे मंच पर उपस्थित हों और दर्शक दीर्घा से अनुरोध है कि तालियां बजाकर सभी का उत्साह वर्धित करें। अगला प्रकाशन है बटन मशरूम की खेती, जिसके लेखक हैं डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत। आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। डॉक्टर प्रदीप सिंह शेखावत। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ केवीके सीकर की टीम को, जिन्होंने 5 प्रकाशन प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण युवाओं में बागवानी द्वारा उद्यमिता का विकास, राजस्थानी कृषकों के नवाचार, औषधीय गुणों से भरपूर मेथी की खेती, पोषण से भरपूर सहजना की वैज्ञानिक खेती, पोषण वाटिका स्वस्थ जीवन। केवीके सीकर टीम से अनुरोध है कि वे मंच पे पधारें। अब मैं अतिथियों से पुनः आग्रह करती हूँ कि वे दौसा जिले के प्रगतिशील कृषकों को प्रशस्ति पत्र व कैप देकर सम्मानित करें। आज हमारे बीच दौसा जिले से 5 प्रगतिशील कृषक उपस्थित हैं। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री ओम प्रकाश पारिक जी को, जो कि NGO HGYS के प्रतिनिधि हैं तथा जैविक खेती के ऊपर काफी वर्षों से कार्य कर रहे हैं। श्री ओम प्रकाश पारिक जी। बीच में बता जी, इधर से आ जाओ, ठीक है। अत्यंत सम्मान एवं हर्ष के साथ मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारी महिला कृषक श्रीमती रूबी पारिक जी को, जो कि जैविक खेती में 1000 कृषकों को FPO बनाकर जैविक खेती का प्रचार एवं प्रसार कर रही है एवं इसमें केवीके दौसा के वैज्ञानिकों का तकनीकी सहयोग उन्हें निरंतर प्राप्त हो रहा है। श्रीमती रूबी पारिक जी। सभी से अनुरोध है कि ऐसे महिला कृषकों का दिल खोल के तालियां बजा के स्वागत एवं सम्मान करें। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री रेवणमल सैनी जी को, जिन्होंने केवीके से 1 माह की श्री रेवणमल सैनी जी, जिन्होंने केवीके से 1 माह की कौशल आधारित प्रशिक्षण को प्राप्त कर सब्जी उत्पादन में आप बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। अब
मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रगतिशील युवा किसान श्री श्याम सुंदर शर्मा जी को, जो जैविक कृषक हैं एवं नौकरी छोड़कर खेती अपनाने के साथ साथ अन्य युवाओं को भी जैविक कृषि के लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। श्री श्याम सुंदर शर्मा जी। अंत में मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ श्री रामधन सैनी जी को, जो कि केवीके से 1 माह का प्रशिक्षण लेकर उन्नत सब्जियों का उत्पादन कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं तथा अन्य किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। श्री रामधन सैनी जी। सभी सम्मानित कृषकों का हार्दिक अभिनंदन एवं मंच का हार्दिक आभार। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संजीव शर्मा जी को, जो कि कुलपति एवं निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के हैं, कि वे अपना उद्बोधन दें। डॉक्टर शर्मा ने BAMS की उपाधि राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय पपरोला से वर्ष 1988 में प्राप्त की थी। इसके पश्चात डॉक्टर शर्मा ने वर्ष 1992 से 2016 तक हॉस्पिटल पपरोला के विभिन्न पदों पर कार्य किया तथा वर्ष 2016 से देश के ख्यातनाम राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर के निदेशक व कुलपति के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा के NIA में पदभार ग्रहण करने के पश्चात NIA नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा देश में टीचिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग का एक मॉडल इंस्टीट्यूट बनकर उभर रहा है। डॉक्टर संजीव शर्मा जी से अनुरोध है कि वे अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। धन्यवाद मैडम गौड़। सभी को मेरा सादर नमस्कार, अभिनंदन। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मंच पर विराजमान पद्म भूषण और विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर RS परोदा जी, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, पुनः अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक, आदर्श व्यक्तित्व, एक पूर्ण रूप से सज्जन व्यक्ति, मंच पर विराजमान इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर संधू साहब, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव अलका विश्नोई जी, डॉक्टर गुप्ता जी, डॉक्टर सुदेश जी, यहाँ पर विराजमान सभी अधिष्ठातागण, निदेशकगण, वैज्ञानिक, प्रिय किसान बंधु भगिनियों, प्रिय छात्रों, सबसे पहले तो मैं संधू साहब का और इस विश्वविद्यालय का अपने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर आपने इस बहुत बढ़िया विश्वविद्यालय में, देश का जिसमें अग्रणी विश्वविद्यालय में, कृषि के विश्वविद्यालय में नाम है, इस पावन धरा पर मुझे इस पवित्र कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर आपने प्रदान किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और ये जो आज आपने मुझे यहाँ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का प्रतिनिधि होने के नाते बुलाया है, मैं ये मानता हूँ कि हमारी ये यात्रा मात्र एक औपचारिक ये कार्यक्रम से समाप्त नहीं होगी, बल्कि एक लंबी यात्रा रहेगी। दोस्तों, जब भारत आजाद हुआ
तो इस देश में कई तरह की समस्याएं थीं और सबसे बड़ी समस्या उस वक्त अनाज, सब्जी और फल की सबसे भारी समस्या इस देश में थी। लेकिन जिस तरह से हमारे किसानों ने और कृषि वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति इस देश के अंदर लाई, वो अद्वितीय थी और है, और पूरे विश्व को एक भरपूर संदेश दिया है कि किस तरह से भारत जो है अपने बल पर अपने आप को खड़ा कर सकता है, आत्मनिर्भर अपने आप को बना सकता है, स्वावलंबी अपने आप को बना सकता है। ये उदाहरण विज्ञान और किसान ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं विज्ञान को और अपने किसान बंधुओं को बहुत बहुत बधाई और आभार देना चाहता हूं कि इस भारत को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में बनाया है। दोस्तों, मैं आयुर्वेद से हूं, जैसा कि बताया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान एक आपके ही इस क्षेत्र में जयपुर में स्थित है, जो भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी उपक्रम है। और अभी 13 नवंबर को हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने इस संस्थान को, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को, एक मानद विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया और इस देश को समर्पित किया। और ये राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है आयुर्वेद के लिए पूरे भारत में ही नहीं विश्व में जाना जाता है। और ये जो अभी संधू साहब ने कहा कि हम कोरोना काल से गुजरे हैं या अभी भी गुजर रहे हैं, उस समय आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के लिए और विश्व के लिए रही है। और सभी ने उस समय किसी न किसी रूप से आयुर्वेद का प्रयोग, चाहे वो काढ़ा हो, च्यवनप्राश हो या दूसरी कोई दवाई हो, किसी न किसी रूप से आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। और ये भारत की जनता है, ये आयुर्वेद से हमेशा से जुड़ी रही है, ये हम सभी जानते हैं। और आयुर्वेद एक मात्र चिकित्सा पद्धति ना होकर के ये एक जीवन की पद्धति है और ये एक विश्व की जरूरत है, प्रत्येक मानव की जरूरत है, मानवता की जरूरत है। और ये हम जानते हैं कि आयुर्वेद जो है 90% जो आयुर्वेद की औषधियां हैं वो कहीं ना कहीं पौधों से, जड़ी बूटियों से, यानी मेडिसिनल प्लांट से जुड़ी हुई है। 90% औषधियां आयुर्वेद की पौधों से जुड़ी रहती हैं, पौधों से बनती हैं। और उसके लिए उन जड़ी बूटियों को उगाने के लिए, उन औषधियों को उगाने के लिए पुनः हमें किसान और विज्ञान की तरफ देखना पड़ता है। बहुत भारी हमारी डिमांड रहती है पूरे, अगर भारतवर्ष में देखा जाए। और कोरोना काल के बाद पूरे विश्व में औषधियों की डिमांड इतनी बढ़ गई है। मैं छोटा सा उदाहरण संधू साहब आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं कि एक च्यवनप्राश, और वो भी डाबर च्यवनप्राश सिर्फ कहूं, 590 गुना 590 टाइम्स उसकी डिमांड जो है पूरे विश्व में बढ़ी है। और आज की स्थिति ये थी, थोड़े महीने पहले की स्थिति ये थी कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं च्यवनप्राश में, अकेले च्यवनप्राश में 52 औषधियां डलती हैं, 52 इंग्रेडिएंट्स उसके हैं। और पूरे इंडिया में वो एग्जॉस्ट हो गया था, वो जो हमें औषधियां चाहिए थी वो नहीं मिल रही। इसके लिए जरूरी है कि जो हमारे किसान हैं, हम आप लोगों के माध्यम से प्रेरित करें कि मेडिसिनल प्लांट जो है उनको भी हम उगाएं, क्योंकि अनाज तो बहुत जरूरी है, फल जरूरी है, दलहन जरूरी है, सब्जियां भी जरूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, जीवन यात्रा को स्वस्थ रूप से चलाने के लिए औषधियां भी बहुत आवश्यक हैं। उनकी खेती भी मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि आप लोग उस खेती को करें। लेकिन किसानों के आगे समस्या ये रहती है कि अगर आप औषधियां पैदा करते हैं या कर रहे हैं तो उसके लिए उनको मंडी नहीं मिलती है, उसके लिए खरीदार नहीं मिलता है, क्योंकि हम अभी एक ऑर्गेनाइज्ड वे से उसको नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय से भी विनती करूंगा और किसानों से भी विनती करूंगा कि हमारा आयुष मंत्रालय, जो भारत सरकार का मंत्रालय है, उसके अंदर एक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, NMPB, वो ये सारा कार्य करता है। वो किसानों को, जिस तरह से आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, किसानों को प्रशिक्षण भी देता है औषधियां उगाने का, कौन कौन सी औषधियां वो उगाएं। और फिर जब औषधियां उग जाती हैं उनको खरीदने की व्यवस्था भी किसान से, उसके घर से उठाने की सीधी व्यवस्था भी NMPB करता है। और NMPB के पास कई तरह की परियोजनाएं हैं और उन परियोजनाओं के
आधार पर आप आर्थिक सहायता भी एनएमटीवी से ले सकते हैं और एक हम इस तरह से एक औषधि उत्पादन का एक बहुत बड़ा सेक्टर खड़ा करके जो डिमांड इस वक्त हमारे देश में है उसको हम पूरा कर सकते हैं। और औषधियों की बहुत भारी डिमांड है, लेकिन क्योंकि हम ऑर्गेनाइज्ड वे से संगठित तरीके से नहीं चल पा रहे हैं तो इसलिए वो किसान को पता नहीं चल पाता है कि मैं अपनी औषधि कहाँ बेचूं या इसकी जो उपज हुई है इसको कहाँ बेचूं। तो इसके लिए हम भी मैं संधू साहब से और विश्वविद्यालय से निवेदन करूंगा कि हम एक अगर संभव हो सके एक एमओयू करें और उस एमओयू के अंदर हम एक तो ये किसानों का कोई कंसोर्शियम या कोई ग्रुप बना करके उनसे हम डायरेक्ट परचेज कर सकें, आयुष विभाग डायरेक्ट परचेज कर सके, गवर्नमेंट या राजस्थान सरकार डायरेक्ट उनसे परचेज कर सके, ऐसी कोई व्यवस्था की करें। और क्योंकि हमारा जो संस्थान है वो एक अनुसंधान संस्थान भी है, हम रिसर्च के लिए भी हम एक एमओयू ला सकते हैं और आपकी एक और सहायता हमें चाहिए है। वो सहायता ये है कि जिस तरह से मैंने आज आपको जर्मिनेशन में आप जा रहे हैं, औषधीय पादपों को हम कैसे जर्मिनेट कर सकते हैं, उसके लिए क्या नई नई टेक्नोलॉजी हम या जीन बैंकिंग कैसे कर सकते हैं। हम अपने यहाँ एक आरआरडी या रीजनल डॉट रिपोजिटरी एक डेवलप कर रहे हैं, उसमें हम जीन बैंकिंग की सोच रहे हैं, उसमें आप लोगों की जो मदद है वो हमें बहुत कारगर रहेगी। तो मैं एक अपनी तरफ से एक प्रस्ताव देता हूं कि अगर आपको कबूल हो तो हम कभी एक एमओयू ड्राफ्ट करके जिसमें एनएनपीवी के चेयरमैन जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, सीईओ हैं जेएलएन शास्त्री जी, उनको भी हम आपसे उनके साथ भी संपर्क करवाएं और जो उसका आपके विज्ञान का हमारे विज्ञान का किसान को भी फायदा मिले और देश की जनता को भी औषधियों के रूप में फायदा मिले। ऐसी क्या अगर हम ऐसा कोई प्रयास करें, ये संभव हो सकता है तो बहुत बड़ा एक फायदा हम इस सेक्टर में ला सकते हैं। मैं पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी हूं, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मेरा इतना अभिनंदन सत्कार और इतना मान सम्मान मुझे दिया। मेरा पूरा संस्थान आयुर्वेद जगत आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता है। मैं फरोदा जी को बधाई देता हूं जो आपको आज सम्मानित उपाधि इस विश्वविद्यालय ने दी है, उसके लिए मैं फरोदा जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने किसान व विज्ञान का इतना खूबसूरत समन्वय करते हुए आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे पर अपने विचार रखे एवं हमारा मार्ग प्रशस्त किया और अंत में इतना अद्भुत एमओयू साइन करने का प्रस्ताव हम सभी के समक्ष रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय प्रोफेसर लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, पूर्व महानिदेशक भारत मौसम विज्ञान विभाग एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर राठौड़ ने कृषि वैज्ञानिक होने के कारण भारत में मौसम आधारित कृषि सलाहकार सेवा स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई है एवं इसके अतिरिक्त आप इंटर गवर्नमेंटल बोर्ड ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज के उपाध्यक्ष एवं संयुक्त राष्ट्र की जलवायु सेवा के अंतर सरकारी बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपको विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में मौसम के जलवायु सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बैंक की सहायता करने के लिए सलाहकार भी नियुक्त किया है। मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि आप अपने वैश्विक अनुभव से हम सभी का मार्गदर्शन करें। बड़ो जोर दिवस है आज। पूरा कृषि वैज्ञानिक अधिष्ठाता महोदय प्रोफेसर गढ़ आपकी सेवा में पलट पावड़ा पिछड़ा बैठा है। अपने समझण सारू आपकी आवश्यकता कहीं है और आप ज्ञान तो आप दीदी हो, आप तो माने वैज्ञानिका ने समझा और समस्या देव में थोड़ा बहुत भी सुधार करने की चेष्टा कराई तो ही आज मंच बड़ो विशिष्ट है। और ये राजस्थान की धरती में मायने हीरा निपजे है और एक हीरो राजेंद्र सिंह जी पड़ोदा। बहुत आ पीढ़ी जो है नहीं, लोग तो 60 साल में रिटायर हो जाए और
मैं तो टापर आ गया तो बस इस साल आज भी काम करे देखो आप है। और इन्हीं मैं जो संस्थान है एक एनजीओ चलता है फिर भाई ने जावड़ में मैंने सरोकार हो तो देखा तो यूं लागे जाने कोई जवान और जके साहब चिकित्सा काम कर लो जो वह वो आऊं सीखने वास्ते बड़ी एक अनुकरणी है। और इरी एक वजह है, इरी वजह आ है कि आजकल ना टावर पढ़े नहीं अंदर लेबोरेटरीज में प्रैक्टिकल कराना पड़े। मेरे किसान बेटा पढ़ता पढ़ता एग्रीकल्चर करी नौकरी करी आधा प्रैक्टिकल तो खेत में करियो ना माने तो पूजा टावर ठीक था बहुत जगह शहराला होता नहीं मैं सीखता मैंने पहले तो फसल बता होता डिजाई गुड़ाई में तो पाट का छांटता गुआर पाड़ता मोट पाड़ता हिजा तोड़ता और स्कूल आता के बतिया एड़ा टावर जगह पढ़े नहीं मामू एड़ा ही निकले। संधू साहब एपी श्रेणी का एक और दूसरा उदाहरण है आपके सामने। मैं पहली बार जो आप पढ़ रहे होगा दिल्ली में एग्रीकल्चर कमिश्नर बट मेरे और कितना प्रभावित हुए मैं हूं कि विशेष तौर गांव की जकी आवश्यकता है बहु जको जुड़ाव है बहुत सघन है जकेरो तो सघन जुड़ाव है नहीं कोई एक किसान हितरो अच्छो काम कर सके ये वास्ते है। और राजीव जी है संजीव जी सॉरी मारो पहलो परिचय बदे यूं लाग्यो कि ए आदमी जो को किसान आजकल खेती किसानी में जितो विविधीकरण करा और कीकर पैसों कमावा तो जो औषधीय पौधा है और माने जकी आप आज आप रूपरेखा प्रस्तुत करी मैं समझूं कि ये एरिया रे वास्ते एरिया रे किसान रे वास्ते आगे साल आज घोषणा ही समझो आप देखो बहुत आगे जावेली आप पधारिया देखो ओ मंच जो है मैं मंच माते बैठा बाकी सुदेश जी गुप्ता जी अलका जी और सभी अधिष्ठाता महोदय ने बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूं कि मैंने आप लोगों रूबरू होने अवसर दियो। आज खेती किसानी में एक सब बड़ी जो आज ठेठ जब अपा किसानी करने लग गया मौसम किसान बाकी सब चीज फेर की कर बातक झगड़ा कर ले पर मौसम ना अब और एक जलवायु परिवर्तन नयो एक शोरो आ गयो। अब आपने इन बारे में किसानों ने भी बड़ो एक दायित्व है दायित्व इन वास्ते है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रही हो और परिवर्तन इन वास्ते हो रही हो कि तापमान बढ़ रही हो पृथ्वी रो बढ़ रही हो समुद्र रो बढ़ रही हो वायुमंडल रो बढ़ रही तापमान क्यों बढ़ रही हो क्योंकि आप औद्योगिकरण कर रही उत्सर्जन कर रही गैसा और एडी गैसा है कार्बन डाइऑक्साइड हो या मीथेन हो चाहे नाइट्रस ग्रुप रिएक्टर कई गैसा है वह गैसा वायुमंडल में एक परत बनावे मानी जो सघनता बढ़ती जावेली मात्रा वायुमंडल में बढ़ती जावेली वह वायुमंडल ने गर्म करता जाए। अब इन मायने अपा किसान लोग हानि आरो भी बड़ो योगदान है 18% जका गैस रो उत्सर्जन हुआ है वायुमंडल में बीरो कारण खेती किसानी है 18%। तो एक तरफ तो जलवायु परिवर्तन किसान अब मौसम पचाती रहे गड्ढा वैरकणी बाढ़ आ जाए वैरकणी सुखो आ जाए रोग आ जाए बता ऐसा जलवायु जुड़ियोड़ा मौसम जुड़ियोड़ा अब आज तीव्रता बढ़ रही है मात्रा बढ़ रही है तरह तरह नुआ रोग आ जाए एक रोग पाड़ो छोड़ावा जाए दूसरो आर पकड़ वैज्ञानिक घणी कोशिश कर नई चीज आ जाए खबर न जड़ी कर तो इरे मायने जो जलवायु परिवर्तन रो जो कीकर लड़नो भी विषय पे मैं थोड़ा पचा हूं पर पहले अपन ने और विचार करना है कि अपा अगर 18% कर रिया तो कई चीजा है
जकाऊ अपाई 18% ने आधी करना 9% और संभव है। अब वैज्ञानिक लोग जिस तरीके हूं और खास तौर से भारत देश में अब शोध हो रही और जबकि नई नीतियां बनी है और शोध हो रही के अनुसार मेरे मायने और निश्चित है कि अपन 18% जो को उत्सर्जन कर रही ये मायने कटौती कर और इनका 4 बड़ा आपने कारण गिनाऊ ना जगह में आप कर सब पहले तो आप जो को खाद और दवाइयां डालो। खाद और दवाई जो है अब मिट्टी परीक्षण कराओ, पानी जो को सिंचित है मैं जल परीक्षण करें और जरूरी और करिए ही आपने ठा पड़ी कि कितनी खाद किन टेम और किसी खाद हरेक मिट्टी में हरेक खाद नहीं जावे आप जाना मिट्टी कैडी है मिट्टी में मायने कई तत्व की कमी है पहले वो पतो करा और पत से कितनी मात्रा में देनी और किन टेम देनी। टेम बहुत महत्वपूर्ण है, एक बात ध्यान रखो और कट्ठे देनी। आमतौर पे कैसा यूरिया लावे चेपे अंडा हकीकत बताऊं मैं आप किसान तो राजी वह और फसल में मिलियो क्यों नहीं फसल में क्यों नहीं मिलियो कहते गलत जगह दे दी गलत टेम दे दी। अब जमी भारत धरती माता में तो आप डाल दो बीरो तो कर दो सत्यानाश और बीरो लाभ पाने हो तो अब ये लाभ की कर लेवा पहले तो जो को फर्टिलाइजर जो को आप रासायनिक खाद है ये चयन उपयुक्त करा। कई किसान एक उचित मौसम बिना तावड़ो पड़ गई है आप यूरिया टॉप ड्रेसिंग कर दी वो वोलेटाइज लॉस अपन जो को कहा के वो भाप बन एक तरीके की और वायुमंडल में गियो तो वायुमंडल में सत्यानाश किसान खेती में की नहीं मिलियो आप दी और पानी दे दियो तो ऐसे की वैज्ञानिक विधि वो फर्टिलाइजर देवड़ो किसो देवड़ो एक बार किन टेम देवड़ो और कई विधि देवड़ो। अब देखो नया नया फर्टिलाइजर आया जका इन्हें जका फर्टिलाइजर तत्व है माने धीरे धीरे रिलीज करे तो एक तो जबकि खाद देवा जड़ रे करीब वे न नीची वे गणी न ऊंची वे और जका वैज्ञानिक तरीका है मारो एक तरीके रो आप बिल्कुल आप अनुसरण करो तो निश्चित रूप अब आप देखो मैं बताऊं मोटा मोटी अगर बात करानी तो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम आज जगह वैल्यू के फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी के आप डालियो और कितो पौधे ने मिलियो और 20, 25, 30% ही है बाकी सब जाए और फास्फोरस और पोटेशियम में अगर जड़ दूर है तो वो घुलनशील कम है बटे जमा हो जाए जड़ पाई गई कोई तो विद्या रो बहुत जरूर पालन करे तो ये अपन कही है कि जो प्रदूषण हो रही है वो कम कर सकता और प्रदूषण ही सबसे बड़ो जो मैं कहो और जो 3 प्राकृतिक संसाधन है नेचुरल रिसोर्स जैसे बोला माटी जल और जलवायु और तीनारा अपना सत्यानाश कर दिया। माटी खराब कर दी जल खराब कर दियो और वायुमंडल खराब कर दियो तो पहलो काम जितना भी एग्रो केमिकल्स फर्टिलाइजर हो चाहे दवाई हो कई बार अपन देखा कि एक रोग है आप आइडेंटिफाई करियो कि रोग बढ़ रही और मौसमी परिस्थितियां ऐडी हुए कि वो रोग खत्म अपने आप ही हो जाओ पर अब आप मन में तो डर है तो आप दवाई छिड़क दी और वो बीमारी तो नहीं जानी तो जको आपरे आटे कृषि मौसम सलाह सेवा रानी सक्सेना जी अटे बैठा है और बुलेटिन आओ इन बारे में बतावे कि आने वाला मौसम केड़ो रही बीरे अनुरूप थाने अलग अलग फसला में कई काम की टेम करो और ए रोग अब जका प्रचलित है ए स्वतः घटेला बढ़ेला जरा कहीं उपचार करनो पे सब बतावे बीरे बारे मारो निवेदन है कि क्यों जुड़न की चेष्टा करो ए सब मोबाइल ऐप के माध्यम
आप नंबर दो और आपने सब सूचना बिल्कुल फ्री आप विश्वविद्यालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ऐसा मिलकर वो एक प्रकल्प कई सालों में चलाया और आज भी तारीख में मायने इनको बहुत जबरदस्त आर्थिक लाभ किसानों ने मिले। तो निवेदन है कि इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपनाओ ताकि आप लागत कम हो पहली बार, और लागत कम करने वास्ते किसान बीज किन टेम डाले किन फसल वो उपयुक्त मौसम होना चाहिए और बीज की जानकारी देवे भी बहुत महत्वपूर्ण है। किन टाइम सिंचाई करनी और पानी जो है एक बड़ो भ्रम है कि भाई अपन ज्यादा पानी देवा फसल ले तो ज्यादा लाभ मिले, ज्यादा लाभ नहीं मिले। बिन मायने भी मिट्टी रो आप क्षरण करा और पानी को तो नुकसान वही है। अगर पानी रे मायने कोई लवण की मात्रा या दूसरा जहरीला कोई पदार्थ है तो मैं अगर है तो मैं लंबे समय तक सिंचाई करूँ मिट्टी ने खराब कर दे। आप तो जाना इस चीज ने तो बीते कीकर आप सुधार देखो अटे एक भरतपुर में एक बार उदाहरण देखियो कि कीकर और कृषि विश्वविद्यालय एडे पानी रो उपयोग करे जे कहूँ के भी निस्तारण कर भी ने सिंचाई नहीं कर सके। तो जगह बूंद बूंद खेती रो प्रयोग करना और सिंचाई कब देनी है बिल्कुल मौसम आधारित। कितनी देनी है भाभी मौसम आधारित, ज्यादा दिया कोई लाभ नहीं मिले, उपयुक्त देनी है, कम भी नहीं मिलनी चाहिए। तो कई बातें है तो जानकारी जो आजकल युग है जितनी जानकारी अच्छी सुगम जानकारी और जानकारी अब खरीद सका और जानकारी में तो टको नहीं लागे और नफो ही नफो। तो हमारा निवेदन है मैंने आप लोगों रूबरू कराऊं लोगों को तो ये बातें बहुत करनी पर समय की सीमा है। मैं संधू साहब ने पूरा श्री करण कृषि विश्वविद्यालय राज्य का प्राचार्यगण है, छात्रगण है और मीडियागण है, सब में बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करूं। जय हिंद, जय राजस्थान। आप घणो घणो आभार सा कि आप पधारिया मां लोगों ने अतरो चोखो संदेश दियो। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब मैं पूरे सम्मान पूर्वक आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा जी को, जिनका पूरा जीवन कृषि के विकास एवं तकनीकों के प्रचार और प्रसार को समर्पित है, आमंत्रित करती हूँ कि वे अपना आशीर्वचन देकर हमारा मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय पद्म भूषण डॉक्टर RS परोदा जी। आज सभा में उपस्थित कुलपति जीत सिंह जी संधू साहब, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी राठौड़, डॉक्टर संजीव शर्मा जी, डॉक्टर सुदेश कुमार, डॉक्टर AK गुप्ता, श्रीमती कौर, श्रीमती अलका विश्नोई कुल सचिव, श्रीमती गौर जो इस मंच का आयोजन कर रही है, सभी उपस्थित किसान भाइयों बहनों, छात्रों एवं छात्रों, सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ डॉक्टर संधू साहब का कि उन्होंने न सिर्फ मुझे एक बार बल्कि 2 बार मानव उपाधि प्रदान कर दी है, एक कन्वोकेशन में और एक आज आपके समक्ष। कोरोना काल में हम सब लोगों को घरों में बैठा दिया गया था, इसलिए उपस्थित होकर मैं उपाधि नहीं ले पाया राज्यपाल साहब से। और इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि जहां मैंने अपना कार्य, अपनी जो नौकरी शुरू की थी वो इसी प्रांगण में की थी, और आज ये प्रांगण इतना सुंदर लग रहा है जिसकी शायद कभी मैंने कल्पना जरूर की होगी, पर आज समक्ष देख करके मैं आपको और आप सभी जो आपके साथ
लगे हुए साथी हैं उनको बधाई देता हूं कि आपने जॉबनेर का नाम वापस एक देश में उभार दिया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पहले भी मैं एक बार आ चुका हूं, यहाँ का कार्य देख चुका हूं और मुझे बहुत खुशी हुई कि यहाँ के जो अनुसंधान फार्म पर बहुत अच्छे अच्छे जो है वो अनुसंधान किए जा रहे हैं और किसानों के लिए बड़े लाभकारी सिद्ध होंगे, ऐसा मेरा मानना है। किसान मेलों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि किसान भाइयों को खेती के बारे में नए तरीकों की जानकारी दी जाए। आपने यहाँ आकर के देखा होगा और कल पता लगा कि यहाँ कृषि मंत्री जी भी आए थे। करीब 1000 किसान कल उपस्थित थे। आज भी मुझे पता लगा है कि 500-700 किसान भाई आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पुजारी मंदिर में जाता है तो कुछ ना कुछ तो मांगने जाता ही है, प्रार्थना करने जाता है, कुछ ना कुछ भगवान से चाहता है कि मुझे शांति दे, मुझे और खुशहाली दे, मुझे सुखी बनाए। तो किसान भाई भी जब इन मेलों में आते हैं, इन विश्वविद्यालयों में आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी हमारे लिए एक मंदिर है जहाँ से हमें ज्ञान मिलता है। तो हरियाणा और पंजाब प्रांत की बात करता हूँ जहाँ मैंने ज़्यादा कार्य किया और हरियाणा किसान आयोग से भी मैं वहाँ संबंधित था। तो किसान भाइयों को बुला करके ऐसी गोष्ठी में पूछा कि भाई किसान भाइयों, आपको क्या चाहिए? आप तो हरित क्रांति के किसान हो, आप सब कुछ जानते हो, आपने दुनिया को बता दिया। जो विश्व में हरित क्रांति के लिए माने जाते हैं डॉक्टर बॉर्लॉग जो अब नहीं रहे, जिन्हें शांति पुरस्कार एक ही कृषि वैज्ञानिक थे वो जिनको शांति पुरस्कार अब तक मिला है। और हमारे भारत के जो वैज्ञानिक रहे डॉक्टर स्वामीनाथन, जिनके साथ मैंने काम किया, वो भारत में हरित क्रांति के जो है वो फादर माने जाते हैं। तो जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हरित क्रांति मैं अफ्रीका में नहीं ला पाया हूँ और ये यहाँ क्यों आई है, वो इसलिए आई है कि यहाँ के किसान भाई बहुत मेहनती हैं और वो मेहनत करके नए तकनीकी को अपनाना चाहते हैं और आगे बढ़कर कुछ दिखाना चाहते हैं। ये हर जगह नहीं है, ये हमारे किसानों में है। और जो किसानों से जब मैंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो बोले जी हमको कोई सब्सिडी नहीं चाहिए, ये सब्सिडी की बात नहीं है, हमें तो आप अच्छा ज्ञान दिला दो और ज्ञान वो दिला दो जिससे मैं अपने बच्चों की भी परवरिश वैसे ही कर सकूं जैसे आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छी स्कूलों में भेजकर करते हो। मतलब ये हुआ कि हमारी खेती को एक तो हमें और आगे लाना होगा। हम कहते हैं भारत कृषि प्रधान देश रहा, आज नहीं 5000 साल से खेती करते आए हैं। और अगर कोई नई बात कोई बताता है, नया कोई युवा भी अगर अपने घर में जाके कहता है कि इस खेती को और तरीके से नए से करो, तो हम कहते हैं तू क्या जानता है, हम तो पीढ़ियों से करते आ रहे हैं, तो तेरा तो दिमाग खराब हो गया है। तो ऐसी बात नहीं है। आज हम जैसा हमारे जो है संजीव जी ने शुरू में कहा था कि कोई समय था जब देश में भुखमरी थी, जब मैं पढ़ता था और जब मैं यहाँ पढ़ाता था और जब दिल्ली में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हिंदुस्तान का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट माना जाता है, तो वहाँ जब गया था तो उस समय हरित क्रांति के बीज यही बॉर्लॉग और स्वामीनाथन लगा रहे थे और हम उनके साथ मिलकर गाँव में जाते थे और नई किस्मों के बीज खेतों में किसानों के पास लगाते थे।
और मुश्किल से किसी किसान को 250 ग्राम, किसी को आधा किलो और मैक्सिमम 1 किलो का बीज दिया जाता है। और उसको लेकर के हमने विश्व को दिखा दिया कि हम हमारी समस्याओं का खुद जो है समाधान निकाल सकते हैं। आज हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और हमने कोरोना काल में भी, आज और देशों को बहुत परेशानियां हैं जहां वो अनाज को बाहर से मंगाते हैं, हम उस समय मंगाते थे, हमें भिखारी का जो है कटोरा कहा जाता था। आज हम आत्मनिर्भर हो गए। आज हमारे गले में 50 मिलियन टन से ज़्यादा अनाज पिछले दशक से रहा है और आज हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। 40 बिलियन US डॉलर का एक्सपोर्ट कृषि से होने लगा है। तो एक वो समय था जब मैं पढ़ता था, मेरे दादाजी बीमार हो गए तो डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले भाई इनको आप अच्छा खाना खिलाओ और कुछ फल फूल लाओ खिलाओ। तो मैं फल के लिए अजमेर गया। अजमेर में मुझे दुकान फलों की ढूंढनी पड़ी और हॉस्पिटल के सामने जाकर के दुकानें थी 3-4, विक्टोरिया हॉस्पिटल के। आप यहाँ देख लो, मैं अभी पिछली बार जब आया था जोबनेर में, इतने ठेले लगे हुए हैं, इतनी फलों और जो सब्जियों के ठेले लगे हुए हैं कि आप देख करके ताजुब करते हो कि जो एप्पल है जो हम वहाँ पे हिमाचल में पैदा करते हैं वो आज केरला चले जाओ उसी भाव बिक रहा है। और जो शायद दूसरी पीढ़ी की हरित क्रांति की उभर के आई है, जिसका जिक्र राठौड़ साहब ने बहुत अच्छी तरह से आपको जो है राजस्थानी में समझाया है। और ये हरित क्रांति की जो दूसरी पीढ़ी की तकलीफें हैं, एक तो जमीन हमारी उतनी उपजाऊ नहीं रही जो पहले थी, उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा। क्यों ना चना लगाए, क्यों ना मूंग लगाए, क्यों ना उड़द लगाए, क्यों ना कुछ जो है अरहर लगाए, ताकि उसका एक संतुलित जो है प्रोडक्शन सिस्टम हमारे सामने आ जाए, जिसमें जो है कृत्रिम खाद की लागत की कमी हो। और खाद भी वो लगाएं जो हमें जरूरत है। जो बड़ी बार यूरिया का कट्टा ही डाल दिया क्योंकि उसमें सब्सिडी मिलती है। खेत बीकानेर में बनाया, हमारे यहाँ पे भेड़ और बकरियां हैं तो उसके भी इंस्टीट्यूट है।